वेलकम एवरीवन टू दी चैप्टर रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स जो चैप्टर है क्लास 10th की मैथ्स का, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। अब देखो, तुम ना रियल नंबर को एक तरीके से उसको एक सर्कल मान लो। इसके आसपास हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको ना तुम लोग एक सर्कल मान लो जिससे जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट को देखो। जैसे कि रियल नंबर्स जो है ना, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, मेनली दो चीज़ें आती हैं। पहली बात इसको छोड़ो, पहले बात तुम ये देखो, इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आर से। ठीक है, रियल नंबर्स को कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये असर्शन रीजनिंग में आ जाता है। ठीक है, अब हाँ सुनो, अब रियल नंबर्स में दो चीज़ें आती हैं, मेनली दो चीज़ें आती है। पहला होता है हमारा रैशनल नंबर, पहला होता है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब देखो ये दो चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, लेटर क्यू से। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर को हम लोग लेटर आई से डिनोट करते हैं, आई आर से। ठीक है, इन दोनों को हम लोग इन सब चीज़ों से डिनोट करते हैं। अब ये होते क्या है, देखो रैशनल नंबर तुम लोग पिछले साल पढ़ के आए हो, मतलब 9th क्लास में तुमने रैशनल नंबर के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन कर रखे हैं। इस साल तुम्हें इर्रेशनल नंबर पढ़ने हैं। आओ देखते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर हमारे वो वाले नंबर होते हैं जो कि हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और जो हमारे पी एंड क्यू होते हैं, जो पी एंड क्यू होते हैं हमारे, वो इंटीजर्स होते हैं, को प्राइम होते हैं। अब जिनको को प्राइम का मतलब नहीं पता, वो मैं अभी उनको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ठीक है, पहले तुम ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अब देखो जो रैशनल नंबर होते हैं ना, उनके अंदर भी कुछ और नंबर आ जाते हैं, जैसे कि ये वाले, ये आ गए, ये आ गए, ये सारे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होते हैं ये सब नंबर। देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे वो वाले नंबर होते हैं जो कि हमारे मुंह से नेचुरली निकलते हैं। ठीक है, मतलब नेचुरली, जैसे कि 1 2 3 4, आपसे कोई भी काउंटिंग पूछेगा तो तुम यही तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे स्टार्ट करते हो। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं हमारे? होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? जो कि माइनस का भी इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे हो जाता है ये। ठीक है, पॉजिटिव का भी आ जाता है, नेगेटिव का भी आ जाता है, और जीरो भी आ जाता है। अब तुम एक बात सोचोगे, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा होता है नंबर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब जिन नंबर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। और जहाँ पे हमारे पी एंड क्यू होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब ज़ीरो भी तो एक इंटीजर है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, बट ये ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास, ये अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड केस बन जाता है फिर ये। तो फिर हमने केस जनरेट करा कि यहाँ पे जो क्यू होगा वो हमारा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो जाए ज़ीरो, बस ये क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है ना। तो ये हमारा एक नोट का पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ऐसी है, एक नोट का पॉइंट है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो आगे क्या है, देखो अब आ जाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ, नंबर्स विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स दैट इज़ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 1 है और नंबर इटसेल्फ है। मतलब जैसे कि तुम एग्जाम्पल से समझ आएगा, जैसे मैंने वहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, मतलब मान लो 2 है। अब 2 के ऐसे फैक्टर, मतलब 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली? 2 हमारा 1 से हो सकता है कम्प्लीटली डिवाइड, है ना, और हमारा 2 से हो सकता है, मतलब 2/1 2, 2/2 1, है ना। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो ये ऐसे हमारे ये हो जाते हैं, हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। मतलब प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है? नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स दैट इज़ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तुम इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखो कंपोजिट नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब वही है, मतलब प्राइम नंबर के पास क्या था कि 2 फैक्टर्स थे, है ना, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स थे, बट हमारे
कंपोजिट नंबर के पास हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। जैसे कि अब इसका एग्जांपल जैसे मैं बता देता हूँ तुम्हें, 4 मान लो, 4 है ना। अब 4 के जो 4 किस किस से डिवाइड हो सकते हैं, 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 1 से भी हो सकता है, 4 4 से भी हो सकता है, 4 खुद से भी हो सकता है, 4 1 से भी हो सकता है, 4 2 से भी हो सकता है ना। तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, मतलब मोर देन 2 नंबर से ज़्यादा ही डिवाइड हो रहा है ना, मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है ये, तो बस फिर ये एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे इसके एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, ये रहा एग्जांपल लिखे हुए हैं कंपोजिट नंबर के। अब देखो को प्राइम नंबर क्या होता है। अब देखो को प्राइम नंबर ना एक होता है छलावा, मतलब ये दिखते प्राइम, मतलब बोलने को ही प्राइम है पर वैसे प्राइम नहीं होते ये। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ। वैसे नाम इनका प्राइम है पर ये प्राइम नहीं होते। देखो इनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, तब जाके ये हमारे को प्राइम नंबर होंगे। अब एग्जांपल से समझ आएगा, एग्जांपल बताता हूँ। देखो एग्जांपल जैसे कि हम लोग ले लें 2 and 3, ठीक है, 2 and 3 ले लें। अब 2 and 3 हम लोग एक एग्जांपल ले। अब अगर हम लोग कोई भी टेबल देखें तो ऐसा इस दुनिया में ऐसा सिर्फ एक लौता टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं, वो है 1, है ना। तो उनका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। जो कॉमन फैक्टर है, मैं तुम्हें बता दूं कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, अब अगर मैं तुम्हें और बताऊं, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है SCF, ठीक है। जिनका SCF 1 है वो हमारे हो जाते हैं हमारे को प्राइम नंबर, है ना। अब को प्राइम नंबर हमारे जिनका SCF 1 आ जाए वो हमारे हो जाते हैं को प्राइम नंबर, है ना। अब इनका कॉमन फैक्टर जो है, मतलब ऐसा कौन सा टेबल है या फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, वो है हमारा कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है, वो है हमारा 1। कॉमन फैक्टर जो है ना, कॉमन फैक्टर जो है वो है हमारा 1 इन दोनों नंबर के लिए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं वो प्राइम ही हो, है ना। हमारे को प्राइम नंबर हमारे 50 ये भी हो सकते हैं, 14 हो सकता है, रुक जाओ 1 मिनट, 14 हो सकता है, 14 एंड 15 हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। और अगर मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर तुम्हें पता करना हो कि कोई भी नंबर को प्राइम है या नहीं है, तो तुम क्या करो, उसको ऐसे जाके डिवाइड में चले जाओ, मतलब रफ पेज में जाके देखो क्या वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे, नहीं हो रहे, ये डिवाइड नहीं हो रहे तो मतलब ये को प्राइम है। और देखो अगर ऐसे इसको उल्टा कर दो, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे, नहीं हो रहे, है ना, इसको भी करके देख लो, नहीं हो रहे, है ना। तो ऐसे तुम एग्जांपल ले सकते हो, और भी एग्जांपल हो सकते हैं 2 and 7, है ना। मैं कह रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं कि ये प्राइम हो, है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो को प्राइम नंबर है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम ही नंबर हो, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर हमारे वो वाले नंबर होते हैं जो कि हमारे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं की जा सकते। जैसे कि हमारा पाई हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गया। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों नहीं किया जा सकते ये सारे नंबर। देखो तुम बोलोगे पाई की जो वैल्यू होती है वो तो 22/7 होती है ना, 22/7 होती है, बट पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, वो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है। असली जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 3.141, ऐसे चलती रहती है, आगे आगे आगे, है ना, ऐसे 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 चलती रहती है। तो इसको हम लोग p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये इसलिए हमारा एक इरेशनल नंबर बन जाता है पाई, ठीक है। दूसरा आता है हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल बता देता हूँ। नॉन परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका, जैसे कि हमारा हो गया रूट के अंदर 2, ठीक है, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 7, ठीक है। ऐसे मतलब जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जैसे 4 हो गया तो क्या कहते हैं, 4 हो गया तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग इसको ये वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर था, तो इसको हम लोग एक क्या कहते हैं, एक रैशनल नंबर कह सकते हैं। बट जो हमारा ये जो इम्प्रॉपर वो क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होते हैं, इनको हम लोग हमारा इरेशनल नंबर कह देंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना ही वो रुकता है ना ही वो रिपीट होता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल लिख लो, जैसे कि एग्जांपल हो गया जैसे कि एग्जांपल हो गया 3.26588167, रिपीट आगे आगे चलता जा रहा है, ना ये रिपीट हो रहा है ना ये रुक रहा है, तो हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। और बस
और हमारा क्या कहते हैं, रैशनल नंबर में एक नंबर रह गया था, एक एग्जांपल रह गया था, जो कि हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को तुम जानते हो, फ्रैक्शन को ऑलरेडी, जो फ्रैक्शन होता है ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म में रहता है वो। जैसे कि ये हो गया 2/7, ये हो गया 9/5, या फिर 3/5/2, ये हो गया, है ना। ये ऐसे एग्जांपल ये हो गया, ये तो सारे हमारे फ्रैक्शन है ना। और जानकारी के लिए थोड़ा फैक्ट बता दूँ तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, तुम्हें पता होगा। इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं आगे के टॉपिक्स को, ठीक है। हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर की जानकारी सारी की सारी ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक नोट का पॉइंट रह गया, क्या है ये देखो। अब तुम सोच रहे हो कि वन का क्या हो, वन तो हमने किसी भी एग्जांपल में नहीं लिखा था। अब देखो वन क्या होता है, वन मैं तुम्हें लिख के बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ, वन नाइदर, वन इज, एक मिनट, वन इज neither prime nor composite, ठीक है। ये एक नोट का पॉइंट है। अब देखो अब अब आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको तुम ऐसे इस पर ये मार्क कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो देखो अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो पहली बात इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये हमारी क्या कहते हैं उसको, असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या उसमें पूछी जाती है, या फिर उसमें लिखी जाती है, तो बच्चों को समझ नहीं आती है, तो उसको प्लीज़ याद कर लेना। ये है थ्योरम पूरी, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी लिखी होगी, ठीक है। तो ये इसको अब देखो पढ़ते क्या है, अब मैं तोड़ तोड़ के पढ़ूँगा, ठीक है, तब तुम समझ आएगी। देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब हम अब देखो दोनों आ गए यहाँ पे, कंपोजिट नंबर भी और प्राइम नंबर भी। अब देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर है या फिर कोई भी कंपोजिट नंबर है वो एक्सप्रेस हो सकता है, मतलब उसको हम लोग लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। अब देखो मैं तुम्हें अब इस वाले ये वाली जो लाइन है, अब इसको अभी रहने दो, अपना पहले तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। देखो मान लो कोई भी कंपोजिट नंबर लो, अब मान लो 4 ले लिया, ठीक है। अब तुम ना, अब इसमें क्या लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब तुम इसके ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो अगर ये हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगी, है ना, ये आ जाएगी। तो उसके जो फैक्टर्स है वो हो जाएगा 2 × 2 × 1, है ना, ये हो जाएगा। मतलब इसको भी हम लोग ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे हो जाता है ये, तो इसको हम लोग 2 × 2 × 1 लिख देते हैं, है ना, ऐसे लिख देंगे। अब तुम मुझे ये बताओ, इस 1 को हटाई दो चलो, है ना। अब तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो 2 जो आया है, क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल है ना। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, वो यही कहना चाह रही है, ठीक है। और अब देखो आगे क्या है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन के ज़रिए से समझाता हूँ। देखो अब ना तुम भी इस क्वेश्चन को करो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, करो इस पहले वाले क्वेश्चन की करो, ठीक है। या फिर पहले मैं करता हूँ फिर उसके बाद, या फिर तुम पहले करो फिर उसके बाद मैं करूँगा। कर ली, वीडियो को पॉज करके फिर करना, ठीक है। आई होप तुमने कर लियो। अब देखो क्या है इसकी, अगर तुमने करा हो तो तुमने कुछ ऐसा करा होगा, 2 से स्टार्ट किया होगा 70, है ना। ये हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा, रुक जाओ, ये हो जाएगा हमारा 35, हाँ, और ये 5 पे 7 है ना। तुम्हारा कुछ ऐसा आ रहा होगा। अब इसको ना अब इसको हम लोग, इसको तुम लोग एक और तरीके से कर सकते हो, मतलब ऊपर नीचे तरीका तो कुछ नहीं, ऊपर नीचे होगा बस, है ना। तो इसको तुम लोग ऐसे कर दो, ये ऐसे भी हो सकता है ना। तो अब देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन लिखी है ना कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, यूनिक का मतलब सेम, यहाँ पे यूनिक वो वाला यूनिक नहीं कि किसी से डिफरेंट, वो इसका यूनिक का मतलब यूनिक नहीं है, इसका मतलब है सेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम, यूनिक का मतलब है सेम। ये कहना चाह रहा है जो ये फैक्टराइजेशन होगी वो सेम होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर हैज़ अकर। मतलब ये कहना चाह रहा है जो प्राइम फैक्टर्स जो हमारे आए हैं, ये वाले जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं, ये जो हमारे प्राइम फैक्टर है, ऑर्डर चाहे जो मर्जी हो, ऑर्डर चाहे जो मर्जी हो, हमारे जो प्राइम फैक्टर है वो जो सेम आएंगे, बस सेम होंगे। यूनिक का मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना, यूनिक का मतलब है यहाँ पे सेम, सेम मतलब है यहाँ पे, सेम मतलब उसका मतलब सेम है ना। तो ऑर्डर चाहे जो मर्जी हो, पर जो हमारा जो प्राइम फैक्टर है वो हमारे एक ही आएंगे, चाहे तुम आसमान में बैठ के करो, चाहे तुम पानी के अंदर बैठ के करो, जहाँ मर्जी बैठ के करो, तुम्हारे जो प्राइम फैक्टर हैं, जो तुम किसी भी नंबर के अगर प्राइम फैक्टर करोगे, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बट प्राइम फैक्टर आएंगे सेम। ठीक है, समझे बात को। तो ये हमारा पहला अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारा यही कहना चाहता है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी की हैं, तो तुम इनको कर सकते हो। और क्या कहते हैं, ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो हमारा यही कहना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट का पॉइंट भी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, इसको लिख लेना। ये वही वाली बात है, असर्शन रीजनिंग में लिखा रहता है कि यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम बताओ क्या है, ये लिख दो, ये सब हो जाता है ना। तो ये ऐसे तुम इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अब ये तुम्हें तभी समझ आएगा जब तुम इसके ऊपर क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब ना देखो, ये जो मैंने तुम्हें बताया, तुम सोच रहे हो कि मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोल रहा हूँ। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ही बोलते हैं। आज तक बच्चे इसको एलसीएम बोलते थे, पर ये एलसीएम नहीं होता, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। एलसीएम और एचसीएफ जो तुमने देखा है, ये अलग चीज़ है, और ये जो हम लोग करते हैं, अलग चीज़, मतलब निकलता है इसी से है, बट अलग चीज़ है यार। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो आज से इसको एलसीएम कोई नहीं बोलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमने पहले वाला तो कर दिया, अब इस दूसरे वाले को करके देखते हैं। ठीक है, दूसरे वाला तुम्हें समझ आएगा। इसके क्या है, ये कहना चाह रहा है 15 6। ठीक है, तो ये कर दो 7 8 78 2 3 9 39। ठीक है, 3 1 3 13। तो ये ऐसे हो जाएगा, रुक जाओ, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक और चीज़, इसको ना तुम इस फॉर्म में मत छोड़ना, तुम इसको ऐसे लिख देना, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देना, तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि 2 × 2 ऐसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ऐसे टीचर खुश हो जाता है ना, ऐसे तुम लिख सकते हो। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मिनट रुक जाओ। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7 4 2 9। अब देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 7 4 2 9, 7 4 2 9 का तुम ट्राई करो एक बार, मैं भी करता हूँ इसका। देखो, अगर कर लिया हो तो मैं बता देता हूँ। देखो, अगर तुम इसको 3 से करने की कोशिश करोगे तो 3 से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो तुम्हें इसको 17 से करना पड़ेगा। 17 पे जाएगा 4 3 7 पे। ठीक है, और फिर इसको तुम्हें करना पड़ेगा 19 से। ठीक है, 19 पे जाएगा 23 पे, और 23 जाएगा हमारा 1 पे, 1 पे चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
तो हम इसको फिर दोबारा से ऐसे लिख देना कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ हमारे क्या किसका, या फिर तुम ऐसे लिख दो, सीधा सीधा लिख दो 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब ये 500 क्या कहते हैं 505 जो है ये मैं तुम्हें दिख करके दे देता हूँ, रुक जाओ। हाँ आ जाओ। इसको क्या करना है, इसको अगर हम लोग लिख दें तो ये हो जाएगा हमारा 505, है ना, 505 हो जाएगा, ये 505 हो जाएगा। तो उसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो ये 101, है ना, 7, और ये चला जाएगा हमारा 143, ये चला जाएगा हमारा 11 पे जाएगा हमारा, चला जाएगा ये 13 पे, ठीक है, 13, हाँ 13 पे चला जाएगा। अगर इसको डिवाइड करें तो 13 पे ही जाएगा, 113, हाँ ठीक है, इस पे चला जाएगा ये 13 पे जाने के बाद ये 13 पे चला जाएगा। तो इसका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, इसके सबके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखो एलसीएम एंड एचसीएफ की पहली बात फुल फॉर्म क्या होती है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है हमारी, रुक जाओ, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है हमारी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और एचसीएफ की होती है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये इन दोनों की फुल फॉर्म है। अब देखो इनकी फुल फॉर्म से तुम इसका मतलब समझने की कोशिश करो, ठीक है। कॉमन तो कॉमन हो गया ना, हाईएस्ट लोएस्ट उसका। अब देखो मल्टीपल और फैक्टर, अब देखो तुमने दो वो ले लो एग्जांपल 6 एंड 20, है ना, ये दो एग्जांपल ले लो। अब तुम यहाँ पे 6 का टेबल लिखो पहले, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 अब रुक जाओ एक मिनट, नहीं रुक जाओ, 20 का टेबल भी लिख दो, 21 20, 22 40, 23 60, 24 ये हो जाएगा। अब ये यहाँ बस अब यहीं रुक जाओ, अब आगे 6 का टेबल लिखो। अब ये हो जाएगा हमारा 36, 42 7 पे जाएगा, है ना, ये इस पे जाएगा अपना 8 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 48, 9 पे 54, और यहाँ पे आ जाएगा 60। अब तुम देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और सबसे ज़्यादा ऐसा, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे पर हाईएस्ट ऐसा कौन सा नंबर है, या फिर लोएस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो कि कॉमन आया, वो है हमारा 60। यहाँ देखो यहाँ पे है 60, है ना, यहाँ पे 60 जो है ये कॉमन आ गया लोएस्ट नंबर पे, मतलब लोएस्ट अगर हम लोग लोएस्ट नंबर देखें तो वो 60 है जो कि कॉमन आया जल्दी से जल्दी, है ना। तो ये तो इन दोनों नंबर का, अब देखो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो हमेशा एक नंबर की निकलती है, बट जो एलसीएम एंड एचसीएफ होता है वो हमेशा 2 नंबर का निकलता है। समझे बात को, एलसीएम जो होगा वो हमेशा हमारे 2 नंबर का निकलेगा, एचसीएफ जो होगा हमेशा हमारे 2 नंबर का निकलेगा, बट जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो हमारी 1 नंबर की निकलेगी। 1 नंबर मतलब किसी सिंगल नंबर की हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं जो एलसीएम एंड एचसीएफ होता है वो हमारे हमेशा 2 नंबर का निकलता है। 2 नंबर मतलब ये हमेशा, अब मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल ली ना, 2 नंबर इसलिए लेता है क्योंकि ये 2 नंबर होते हैं, 2 नंबरों का निकलता है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, रुक जाओ, एलसीएम जो होगा ना इन दोनों का वो हो जाएगा हमारा 60। अब यहाँ पे एलसीएम क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीपल देखा है, फैक्टर नहीं देखे अभी मैंने, यहाँ पे मैंने सिर्फ मल्टीपल देखे है, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा एलसीएम 60, हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मैं तुम्हें बताता हूँ। एचसीएफ का अब तुम देख रहे फैक्टर, अब दोबारा से वही एग्जांपल लेते 6 एंड 20, ठीक है, 6 एंड 20। अब तुम मुझे 6 के प्राइम फैक्टर लिख के दिखाओ, 6 2 3 ये 1, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। और 20 के लिख के दिखाओ,
है ना, ऐसे हो जाएगा। 2 पे 5 पे चला जाएगा, 5 ऐसे, है ना। तो ये 1 को रहने दो तुम, या फिर लिख ही दो, है ना। 2 का स्क्वायर इंटू में 5, या स्क्वायर में मत लिखो अभी, ऐसे लिख दो, है ना, ऐसे। अब तुम रुक जाओ, हाँ 1 मिनट, हाँ अब देखो, अब तुम देखो यहाँ पे मैंने 6 के भी फैक्टर लिख दिया और 20 के भी फैक्टर लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं इन दोनों में, इन दोनों नंबर के फैक्टर्स में कॉमन कौन से आ रहे हैं। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जो इन दोनों को काट देगा, मतलब इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा परफेक्टली। समझ रहे हो बात को। ऐसा कॉमन नंबर बताओ इन दोनों में, इन दोनों के फैक्टर्स में, जो कि जो कॉमन है और इन दोनों को एक साथ काट दे, मतलब इन दोनों की टेबल में आता हो। समझे बात को। या फिर ये दोनों एक ही नंबर में आते हो उस नंबर की टेबल में। समझ रहे हो। देखो अब मैं तुम्हें कॉमन बताता हूँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। अब तुम अगर ध्यान दो, ऐसा होता भी है, 2 एक ऐसा लौता नंबर है जिसकी टेबल में 20 भी आता है और 6 भी आता है ना। और ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड भी हो जाएंगे तुम देखोगे तो, है ना। तो ये होता है हमारा SCF एंड LCM, ठीक है। यहाँ पे एक नोट का पॉइंट लिखा है, SCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ठीक है, और LCM इज़ ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ SCF। अब ये तुम्हें समझ नहीं आएगा, जब हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ आएगा। अब देखते हैं हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखो 6 एंड 20 वही वाला है। अब इसका LCM एंड SCF हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसका LCM एंड SCF फाइंड करते देखते, पहले इसके पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो। 6 के प्राइम फैक्टर होते 3, ये ऐसे 1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर हम लोग उसको ऐसे लिखे भी ना तो ऐसे ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 20 के लिख लो, 20 के हो जाएंगे हमारे 20, 10, 2 पे 5 पे चला जाएगा, ये 5 1 पे, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ये यहाँ पे ऐसे लिख दे तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5, है ना। अब देखो, अब उसने हमें बोला है कि LCM फाइंड करो 6 एंड 20 का, एंड SCF फाइंड करो। एक मिनट रुक जाओ, मुझे इसको थोड़ा सा नीचे करना, मुझे स्ट्रिक, अभी स्ट्रिक को भी बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, हाँ। तो उसने हमसे बोला SCF फाइंड करो 6 एंड 20 का, ऐसे, है ना। अब देखो ये फाइंड कैसे करना है। अब जब भी तुम्हें LCM एंड SCF फाइंड करना है तो तुम क्या करो, तुम एक ट्रिक लगाओ। देखो बड़ी पावर, रुक जाओ 1 मिनट, मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ। LCM हो तो बड़ी पावर, और SCF हो तो छोटी पावर, है ना। अब उस इससे भी याद रख सकते हो कि इसकी फुल फॉर्म से लोएस्ट होता है ना, लोएस्ट, इसका मतलब लोएस्ट होता है। और लोएस्ट है तो इसका उल्टा, लोएस्ट का क्या होगा, बड़ा, तो बड़ी पावर। और SCF में हाईएस्ट होता है तो हाईएस्ट की मतलब छोटी पावर। तो ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या, देखो LCM में अभी जो तरीका ना 100% वर्क करेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब LCM एंड SCF में क्या होता है, देखो LCM में हमारा होगा, देखो अब इसने बोला है, मैं LCM बोल रखा है। अब तुम पहले 2 की देखो, इन दोनों में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की बड़ी पावर कौन सी है, ये है। तुम यहाँ लिख दो उसको, ठीक है, ये लिख दो। अब तुम देखो यहाँ पे 5 में थोड़ा मतलब ऐसे है नहीं, पर देखो यहाँ पे क्या 5 तुम्हें नज़र आ रहा है, 5 नहीं नज़र आ रहा। पर क्या, अब अगर तुम्हें पता हो तो किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो उसको हम लोग 1 मानते हैं। तो क्या हम लोग उसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, तो क्या हम लोग उसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 1 है। तो अब तुम मुझे बताओ 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे 5 की बड़ी पावर है 1, है ना। और यहाँ पे 3 की सबसे बड़ी पावर बताओ, 3 को भी हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 3 नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। मतलब 3 की पावर 0 = 1 होता है ना। तो अब यहाँ पे 3 की सबसे बड़ी पावर है 3 की पावर 1,
है ना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 है इसका क्या कहते हैं, 3 की पावर 1 हो जाएगा ना। तो अब तुम अगर अब इसको कैलकुलेट करो तो 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 × 20 60 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने तुम्हें ऊपर भी बताया था, ये वही वाला एग्जांपल है जो मैंने तुम्हें अभी ऊपर एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए समझाने के लिए लिया था। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में हमारी छोटी पावर होगी। अब इन दोनों में 2 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है, इन दोनों में 2 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 1, है ना, 2 की पावर 1। इन दोनों में 3 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है, इन दोनों में 3 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 0। और इन दोनों में 5 की सबसे छोटी पावर क्या है, 5 की पावर 0, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट रुको, 5 की पावर 0, फिर इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसके एलसीएम एंड एचसीएफ आ जाएंगे इस वाले क्वेश्चन के, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो इस वाली ट्रिक से तुम मतलब अब बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये ट्रिक तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो, ये कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे तुम क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी लगेगी। सारे जितने भी अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तो उनको अब करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये जो लिखा है ये है तुम्हारा फार्मूला, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन फार्मूला, ठीक है। ये आगे जाके इसी वाले क्वेश्चन में जैसे लग रहा है आगे जाके क्वेश्चंस में भी लगेगा ही, ठीक है। तो इतना मतलब इसको तुम्हें याद ही करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में लगने वाला है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। अब देखो अब ना ये जो 2 नंबर दे रखे हैं हमें, इनका हमें एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखा है, सॉरी फाइंड करना है मतलब, है ना, ये फाइंड करना है इनका। तो चलो करते हैं। 26 का मेरे से पहले तुम ट्राई करना है, ठीक है। 1 3 13, तो इसका एलसीएम एंड एचसीएफ हो जाएगा, रुक जाओ मुझे ढंग से लिखने दो। 26 इज इक्वल्स टू 2 × 13, है ना। और 91 का क्या होगा, 91 का हम लोग लिख सकते 7 अपॉन में 13, और 13 है ना 1 पे चला जाएगा, ये वाला भी 1 पे चला जाएगा। अब हम लोग अगर और देखें तो ये 7 इज इक्वल्स टू सॉरी 7 इन 9 91, है ना। तो हमारा 91 का हो जाएगा, 91 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 × में 13, ठीक है। अब उसने हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल रखा है। अब देखो एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल रखा है, तो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी एलसीएम में क्या होता है, ये होता है लोवेस्ट। तो हाईएस्ट पावर देखो, बड़ी पावर किसकी है, 2 की। इन दोनों में 2 की सबसे ज़्यादा बड़ी पावर क्या है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं ना, मैंने तुम्हें बताया था, एक मिनट को 6 नहीं है वो 0 है, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्योंकि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसको हम लोग 1 मानते हैं, 1 मानते क्या 1 होता ही है, ठीक है। तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 0, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी पावर 2 की क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी पावर 2 की है 2, 13 की है 1, मतलब सॉरी 2 की बड़ी पावर 1 है, 13 की 1 है, और 7 की भी 1 है। अब अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26 इंटू 7 2 7 2 ज़ा 14, तो ये हो जाएगा 182, ठीक है। तो 182 इसका आंसर हो जाएगा 182, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा इसका 182। अब एचसीएफ क्या होगा, देखो एचसीएफ उसका होगा, अब देखो सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है 7 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर है 0, ठीक है, मतलब 1, मतलब इसको 1 ही मान लेंगे ना, मैं ऐसे 1 मान लेंगे, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। अब टू की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है यहाँ पे? टू की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है? टू की सबसे ज़्यादा छोटी पावर है ज़ीरो, है ना। ऐसे ही मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ ताकि कि समझने में आसानी हो। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 13 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13। मतलब हमारा एस सी एफ एंड एल सी एम आ जाएंगे इस वाले क्वेश्चन के, ये 182 और 13। ठीक है, अब तुम इसको ट्राई करना। ठीक है, ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, इसको तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ इसमें, अब इसने हमें एक और चीज़ बोल रखी है, एल सी एम एंड इंटू एस सी एफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन करना भी बहुत आसान है। देखो अब एल सी एम क्या दे रखा है इसने, एल सी एम इसने दे रखा है हमारा 182, और हमारा इसने एस सी एफ दे रखा है 13, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब इन दोनों नंबर्स की, इन दोनों नंबर्स की बात हो रही है। ये वाले जो दो नंबर है ना, इनकी बात हो रही है, तो इनका प्रोडक्ट। अभी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ना, अभी ये कहना चाह रहा है कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा, तो वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर एल एच एस लेके चले, एल एच एस लेके चले तो 182 इंटू में 13। ठीक है, 182 इंटू में 13 हमारा हो जाएगा, 182 इंटू में 13 हमारा हो जाएगा। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा, रुक जाओ करके देख लेते हैं, 13 6, ये हो जाएगा हमारा 4, ये 5, ये 2 8 1, तो 6 6, ये हो जाएगा हमारा 13 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो हमारा एल एच एस हमारा ये आ गया। ठीक है, हमारा एल एच एस ये आ गया। अब करते हम लोग आर एच एस को, आर एच एस को। ठीक है, आर एच एस को करते हैं। आर एच एस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा इसका आंसर। चाहे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 6, ये हो जाएगा, हाँ वही चीज़ आ गई है ना, तो हमारा यही आ गया। तो हमारा ये वेरिफिकेशन है, मतलब ये एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन होगी, बस यही करना है। पहले तो मैं एल सी एम एंड एस सी एफ फाइंड करना है, और एल सी एम एंड फिर एल सी एम एंड एस सी एफ से, और जिन नंबर का तुमने एल सी एम एंड एस सी एफ निकाला है उनका प्रोडक्ट आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखने वाला, और कुछ नहीं, बस ये सिंपल सा है। इस वाले क्वेश्चन का तुम मुझे बता सकते हो, ये तुम्हारा होमवर्क में। ठीक है, इसका आंसर मुझे तुम कमेंट में बताना। चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, ये कहना चाह रहे हैं कि एस सी एफ जो है इन दोनों नंबर का जो एस सी एफ है वो हमें 9 दे रखा है ना, 9 दे रखा है। ठीक है, तो हमें एस सी एफ दे रखा है हमें 9। ठीक है, ठीक है, एस सी एफ हमें दे रखा है 9। उसने पूछा एल सी एम क्या है, तो ठीक है, अब क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं इसको, मतलब एस सी एफ दे रखा होता है तो एल सी एम इन दोनों का निकालने लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब तुम उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला पता चल चुका है ना। तो एल सी एम इंटू में एस सी एफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब देखो एल सी एम, अब अगर हम लोग यहाँ पे लेट कर ले, लेट एल सी एम बी एक्स, ये लेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा सीधा एल सी एम लिखो। ठीक है, तो एल सी एम अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे, और एस सी एफ इसने हमें 9 दे रखा था, है ना, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 306 इंटू में क्या था दूसरा नंबर, 657, है ना, 657 हमारा दूसरा नंबर था। और ये इसको डिवाइड, रुक जाओ, हाँ अब इसको अगला स्टेप हम लोग अगर करें, तो अगले स्टेप में अगर हम लोग देखें तो एल सी एम इज़ इक्वल टू 306 इंटू में 657 अपॉन में 9। ठीक है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये हमारा चला जाएगा 3 पे, ये चला जाएगा
इस पे और इसको और अगर और थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसका जो आंसर है वो हमारा कुछ हमारा आ जाता है 22338। ठीक है, ये आंसर हमारा आ जाता है। रुक जाओ, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाता है। तो अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये देखो, अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है चेक वेदर 6⁴n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब ये कहना चाह रहा है क्या, ये थोड़ा अधूरा क्वेश्चन है। चेक वेदर 6⁴n कैन एंड विद यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा। यूनिट मतलब मैं तुम्हें अभी बताता हूँ जिसको नहीं पता। यूनिट डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है ना। अब 6⁴n है। अब n की जगह तुम 1 डाल के देखो। 1 एक नेचुरल नंबर है ना। 6 में n की जगह 1 डाल के देखो तो तुम्हें 6 मिल जाएगा। ठीक है, 6 की जगह अगर हम लोग n की जगह मतलब हम लोग 6 में 2 डालें, 6⁴2 डालें तो हमें 36 मिल जाएगा, है ना। और अगर हम लोग इसी तरह 6⁴3 डालें n की जगह तो हमें क्या मिलेगा, 126 मिल जाएगा। सॉरी 126 नहीं, क्या कहते हैं 216 मिल जाएगा, है ना। ये मिल जाएगा। और हम लोग ऐसे डालते रहे तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, है ना। 6⁴n कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना। तो अब तो ये हमसे बोल रहा है क्या 6⁴n कभी भी ज़िंदगी में कभी भी एंड होगा ज़ीरो के साथ। मतलब ये वाला जो ये यूनिट डिजिट होती है, ये वाली जो होती है ना यूनिट डिजिट होती है, तो क्या इसके साथ कभी ये एंड करेगा, ज़ीरो के साथ कभी एंड करेगा ये। तो ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो ये है सिंपल सी बात। इसको हम लोग स्टेटमेंट में इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको देखो लिखना कैसे है, एक मिनट। ठीक है, इसको देखो लिखते कैसे। नो 6⁴n कांट। अब देखो ये एंड नहीं हो रहा था, ये 0 से कभी एंड नहीं होगा। मैं तुम्हें बता दूँ 0 से कब एंड होगा। नो, इसी में आगे देखते जाओ। नो 6⁴n कांट एंड विद यूनिट डिजिट 0 because for unit digit 0 a number needs 2 and 5। देखो इस पे गौर करना, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस पे तुम गौर करना, ठीक है। एंड लिखा है यहाँ पे, और मत लिखना। 2 and 5 मतलब दोनों होने चाहिए, इनमें से कोई एक नहीं, दोनों होने चाहिए, ठीक है। 2 and 5 बोथ एज इट्स प्राइम factors but 6 has 2 and 3। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हें ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है अगर वो एंड नहीं हो रहा होगा यूनिट डिजिट 0 के साथ। ठीक है, और अगर हो रहा होगा तो तुम ये लिख देना येस 6 या फिर जो भी नंबर है, जैसे कि मान लो 10 है, 10⁴n है। ठीक है, वो यूनिट डिजिट 2 मतलब सॉरी 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर होंगे, तो हम लोग उसमें लिखेंगे येस 10⁴n कैन एंड विद यूनिट डिजिट 0 एज इट हैज़ प्राइम फैक्टर्स 2 and 5। ठीक है, तो तुम्हें लिख सकते हो। पर इसमें ये क्या हो रहा था, इसमें ये दोनों होने चाहिए, 2 भी होने चाहिए, 5 भी होना चाहिए। इनमें से कोई एक होगा तो नहीं होगा, क्योंकि अरे यार देखो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ये होते हैं। 2 तो हो रहा है पर ये तो नहीं है ना। तो समझो बात को, ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि प्रूफ करो कि एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ठीक है, मतलब हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं अब इसका भी सोल्यूशन लिखते हैं, एक मिनट को, ठीक है। देखो इसको लिखो 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस ये, ठीक है। अब देखो इसमें से ले लो 13 कॉमन, ये मैं करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, इन क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। अब देखो 13 बोर्ड मास के हिसाब से इसको अगर हम लोग करें तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, 78। इसको अब देखो आगे क्या लिखना है, देखो अब स्टेटमेंट आएगी, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic we can represent 13 इंटू में 78। अब देखो ये वाला जो नंबर है यहाँ, अब ये वाला जो नंबर है इसके तुम प्राइम फैक्टर निकाल लो, क्योंकि 13 के तो 13 ही होता है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता तो फिर उसके भी प्राइम फैक्टर निकालते, बट यहाँ पे 78 इसके तो हमें पता है 13 ही होता है, इसके निकाल के देख लो, है ना। 78 2, तो ये हमारे कुछ यार ही चले जाएंगे, रुक जाओ करके देखने दो, ये हमारे चले जाएंगे, एक मिनट रुको, 78 2 3 39 3 1 3, तो ये हमारे इस पे चले जाएंगे, ठीक है, इसको हटा दो। और इसके अगर हम लोग प्राइम फैक्टर देखें तो हमारी वी कैन, अब हाँ देखो अभी हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिया, अब इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी कैन रिप्रेजेंट 13 इंटू में 78 एज, 13 का प्राइम फैक्टर 13 ही होता है, 13 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ ऐसे, ठीक है। अब तुम इसमें लिखो सिंस it has more than two factors, therefore it is a composite नंबर, ठीक है, ये होगा, समझे बात को। तो हमारा ये वाला इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा गया तो तुम्हें इसी तरीके से सॉल्व करना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, MCQ है। If the SCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65 m in 65 m minus 117, then the value of m is। अब देखो अगर हम देखें तो 65 इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका क्या है, देखो पहले तुम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो 65 के। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, मतलब इन दोनों का जो SCF होगा वो इसके इक्वल है, 65m माइनस 117, ये इसके इक्वल है, समझे बात को। तो ये हमें ये करके देखना है। अब देखते हैं, चलो 65, अब 65 का जो हमारा वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, वो हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। हमारा अब उसका किसका 117 का हमारा हो जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 39 पे जाएगा, 13 पे जाएगा, 13 जाएगा 1 पे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 117 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 इंटू में 13, ठीक है, 13, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो
इन्होंने हमें SCF बोल रखा है, तो SCF इसका हो जाएगा 3 की सबसे बड़ी पावर हमारी यहाँ, सॉरी सबसे छोटी पावर है यहाँ पे ये, ठीक है। इसका SCF हम निकाल के देखते, तुम भी ट्राई करो उसको निकालने का, ठीक है, जैसे मैंने बताया है। तो इसका SCF हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है। इसका SCF हमारा क्या आ जाएगा, 13 इसका SCF आ जाएगा। 13 अगर इसका SCF आ गया, अगर इसका 13 SCF आ गया, तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि अब इसने हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर 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 इन दोनों का SCF इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, इसकी फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया गया है इन दोनों का SCF, तो बताओ हमें m की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, लिख दो, ऐसे ये बात कर रहा है ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और सॉल्व करें, इसको इधर ले जाओ, इसको हम लोग अगर इधर लेके जाएं, तो ये इज इक्वल्स टू 117 प्लस 13 हो जाएगा, 65 इज इक्वल्स टू 130 हो जाएगा ये, ठीक है। 130 हो जाएगा, 130, ठीक है। m इज इक्वल्स टू 130 अपॉन में 65। इसको अगर हम लोग डिवाइड करने के बाद ये चला जाएगा 13 पे, ये चला जाएगा अपना 26 पे, 13 से ये गया ये, चलो ठीक है। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, ठीक है, 2 आ जाएगी m की वैल्यू, इसमें ऑप्शन में है ये रही, ठीक है, ये हो जाएगी m की वैल्यू, ठीक है, m की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखते हैं हम लोग, अब ये वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, मतलब एक ऐसा नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर बताओ कि उसी नंबर से, मान लो वाला लार्जेस्ट नंबर जो है, लेट कर लो, MCQ है पर कोई बात नहीं, हम लोग सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करेंगे। लेट लार्जेस्ट नंबर बी x, ठीक है, x लेट कर लिया। अब वो कहना चाह रहा है ऐसा एक नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर, एक ऐसा x नंबर, मतलब ऐसा एक नंबर बताओ कि जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो रिमाइंडर जो छोड़ रहा है ना, वो ये छोड़ रहा है। तो ठीक है, अब देखो, अगर मतलब ये कहना चाह रहा है, ये देखो मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ, 70x, तो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा होगा, तो यहाँ पे जो ये इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर छोड़ रहा है 5, ठीक है। और अगर ये 125 को डिवाइड करेगा x, तो इसको जो रिमाइंडर छोड़ रहा है वो छोड़ रहा है अपना 8, ठीक है। अब मुझे पता नहीं, तुम्हें बात पता है नहीं पता, पर देख लो कोई बात नहीं। अगर को मतलब मान लो ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, अब ये वाला नंबर, रुक जाओ एक मिनट, कोई और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे मान लो हम लोग ये ले लें, हम क्या ले लें, हम ले लें अपना 22 और 21, या फिर वही ले लेते, चलो सिंपल रहेगा 17, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 8 पे चला जाएगा, रुक जाओ एक मिनट, ये 8 पे चला जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा, और फिर हमें आगे पॉइंट लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। बट अगर हम 1 को इसमें से माइनस कर दे, 1 को अगर हम लोग 17 में से माइनस कर दे, तो 17 में से अगर 1 माइनस होगा तो हमारा 16 आ जाएगा, है ना, 16 आ जाएगा, और 16 तो उसका फैक्टर है, ओ सॉरी मतलब 2 का 16 का 2 तो फैक्टर है हमारा, है ना। ये बात मैं सही कह रहा हूँ, मतलब अगर हम लोग इसको डिवाइड करें 2 से, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो यही है, तो यहीं पे अब अगर हम लोग, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग 70 में से 5 माइनस करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 इसका आंसर हो जाएगा। 125 में से 8 माइनस करें, तो ये हो जाएगा हमारा 177, मतलब 117, ठीक है। अब देखो, अब तुम वो कहना चाह रहा है, अब देखो तुम खुद ही समझ जाओगे कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। अब ये कहना चाह रहा है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस कॉमनली कहना चाह रहा है, मतलब कॉमन एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा लार्जेस्ट या हाईएस्ट कॉमन नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, फैक्टर बताओ, SCF निकलेगा इस क्वेश्चन में,
समझे बात को, ये है। तो इन दोनों का हम लोग अगर हम लोग एच निकाल ले, तो हमने शायद ऊपर निकाला भी था, ये कोई क्वेश्चन था, तो इन दोनों का एच जो है वो हमारा 13 आ जाएगा, है ना। एच हमारा 13 आ जाएगा, अगर तुम सॉल्व करके देखो तो इनका एच 13 आ जाएगा, और ये इनका आंसर भी है 13। समझ रहे हो बात को, ये है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, मतलब ये एच एंड एलसीएम के ऊपर है, तो ये आता है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न एज एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर एंड डी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू, तो अभी कहना चाह रहे हैं एच बताओ। और वही ट्रिक लगा दो इसमें, वही ट्रिक लगा दो एच रुक जाओ, कहना चाह रहे हैं एच बताओ। एच किसका, ए एंड बी का, ए एंड बी का, ठीक है। तो ए एंड बी का अगर हम लोग एच देखें, अब तुम मुझे बताओ ये ऐसे लिखा होगा, मैं तुम्हें थोड़ी सी क्लियरिटी और कर दूँ, तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और बी हमारा कुछ कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, क्यूब है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। अब उसने हमसे एच पूछा है, मतलब एक्स की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है, लोवेस्ट, मतलब एच में लोवेस्ट पावर देखते हैं ना, तो एक्स की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है, एक्स की पावर 1, है ना। और बी और वाई की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है, एक्स की पावर 2, है ना। तो उसका इन दोनों का एच हो जाएगा ये बी, ठीक है, यही है ना, हाँ ठीक है, यही है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें भी वही करेंगे हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे, 1251 में से हम लोग माइनस कर देंगे 1 को, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है, ठीक है। तो रिमाइंडर जो है, मतलब वो जो कॉमन नंबर है ना, जो कॉमन नंबर है, वो जो रिमाइंडर छोड़ रहा है वो यही है इन सब के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उन्हीं से करना, कोई अलग अलग मत कर देना, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको करें माइनस, तो ये ज़ीरो यहाँ पे 1250 आ जाएगा, 1250 आ जाएगा, है ना। 9377 में से माइनस करें 2, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5739, है ना। ढंग से लिख देते हैं, 9375, ये हो जाएगा ना। और जो हमारा तीसरा नंबर है, ये इसका क्या रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर है 3, इसको भी माइनस कर दो, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इनका जब तुम एच लोगे, इनका अगर तुम एच लोगे तो वो चलो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ ये इनका, क्योंकि फिर अब ये जो देखो, मैं ना सुनो, ये वाले जो नंबर आए हैं, ये वाले जो नंबर आए हैं ना, अब तुम्हें क्या करना है, इनका तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा था आगे के लिए, पर तुम देख लो तुम्हें कैसे करना है, दूसरा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, करके देख लेते है ना। अब इनको थोड़ा सा कर दो साइड, यहाँ कर देते हैं। अब देखो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। अब 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करें, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट रुको, ये हो जाएगा 2 पे जाएगा 625, 5 पे 125, 125, 125, ठीक है, 5 पे 25, और 5 1 पे चला गया, ठीक है, 1 पे चला गया। अब देखो तुम दूसरा नंबर क्या है हमारा, दूसरा नंबर है हमारा, ये है 93, ये है हमारा 93, हाँ क्या है हमारा दूसरा नंबर, ये हमारा 9375। तो अगर हम लोग इसको करें, हाँ, तो हमारा ये क्या कहना चाह रहा है, 935 है ना, 9375 है ना। तो अगर हम लोग उसको 5 से करें, क्योंकि ये 5 से होगा, 5 से 1875, है ना। ये चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा हमारा 375 पे, ठीक है,
ये चला जाएगा हमारा, इस पर करके देख लेते हैं। 5, ये भी 5 पे जाएगा। 75, ठीक है, 75 पे जाएगा ये। अब 75 हमारा चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 16 पे चला जाएगा शायद, है ना। 75 जो है, नहीं रुक जाओ, 15 पे जाएगा ना, हाँ 15 पे चला गया, 3 पे चला गया, ये 1 पे चला गया। ठीक है, ये हो गया। अब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, किसका, इस वाले नंबर का, इस वाले नंबर का, ठीक है। 1 5 6 2 5। अब इसका कर लो, इसका अगर करे तो 5 पे, ये भी 5 पे ही जाएगा, तो ये चला जाएगा 3 1 2 5 पे, ठीक है। 3 1 2 5 पे जाएगा, तो ये वाला चला जाएगा 625 पे, 625 पे चला जाएगा 125 पे, 125 पे चला जाएगा 25 पे, ठीक है। ऐसे ये चला जाएगा 5 पे, 5 ये इस पे चला जाएगा, ठीक है। ये इसको ऐसे कर दो, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब तुम इसको, ये वाला जो है, अब इसको तुम ऐसे करके लिख दो, जो अब इनके प्राइम फैक्टर तुम, कितना है पहले वाले का, कितना है, 2 इंटू 5 टू द पावर 4, 2 इंटू 5 टू द पावर 4। दूसरे वाले का कितना है, 5 टू द पावर 5 इंटू में 3, 5 टू द पावर 5 इंटू में 3, ठीक है। ये कितना है, ये 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6, ठीक है। अब अगर हम इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वही वाला तरीका है ना। अब इनका अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे। अब एचसीएफ में छोटी पावर देखते हैं ना, हाईएस्ट में छोटी पर लोएस्ट पावर देखते हैं, तो 2 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है यहाँ पे, 2 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर है 2 दी पावर 0, ठीक है। 5 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है यहाँ पे, 4 है। 3 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है यहाँ पे, 0 है, ठीक है। और अर्धा कुछ नहीं यहाँ पे, है ना। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 5 को, अगर 5 टू दी पावर 4 हम लोग करें तो ये हो जाएगा अपना, करके देख लेते हैं, 25 इंटू में 625, ठीक है। ये 625 हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर 625 ये रहा, ठीक है। 625 इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तुम देख रहे हो एक क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं और क्या है, ये वाला तुम कर सकते हो शायद से, है ना। होमवर्क मैं दे दूँ या फिर मैं कराऊँ, चलो करा ही देता हूँ इसका। वैसे हाँ, इसने क्या बोल रखा है, हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल रखा है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, है ना, सॉरी पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू है ना, हाँ। वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, यहाँ पे ए एंड बी क्यों लिखा हुआ है, ये पी एंड क्यू लिखना चाह रहे होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी, ठीक है। पी एंड क्यू, अब पी एंड क्यू का हमें एलसीएम निकालना है, तो ठीक है एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो अब तुम्हें देखो क्या करना है, इसमें देखो कि ए की सबसे ज़्यादा बड़ी पावर कौन सी है, ए की सबसे ज़्यादा बड़ी पावर है 3, ए टू दी पावर 3, है ना। और बी की सबसे ज़्यादा बड़ी पावर क्या है, बी टू दी पावर 4। अब ये एम सी क्यू है, तो तुम ये लगा सकते हो, इसका आंसर ये है ना। और तो कोई है नहीं, तो इसका आंसर ही हो जाएगा, बाकी का फिर तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसका ये सिंपल सा है, ट्रिक बता दी मैंने तुम्हें। नंबर को, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो तुम नंबर को मत देखो, तुम ये पीछे वाले जो वेरिएबल है ना इनको देख लो, तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। और फिर उनकी बड़ी या छोटी पावर देख लो, तुम उससे एलसीएम निकाल सकते हो, फिर ऑप्शन में जो तुम उससे कर सकते हो। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट में भी इफ़ पी एंड क्यू आर टू नंबर्स इज दैट वेयर
ठीक है, तो तुम ये होमवर्क में करना, ठीक है, ये तुम अपने होमवर्क में करना, ये होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इफ़ एस सी एफ ऑफ 26 एंड 91 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 26m माइनस 91। हाँ, तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर रखा है, तो हमें इसमें m की वैल्यू निकालनी है। देखते चलो इसका एस सी एफ फाइंड करते हैं 26 एंड 91 का। अगर हम इसका एस सी एफ फाइंड करें तो ये 2 1 3 पे चला जाएगा, 13 हमारा 1 पे चला जाएगा। 26 का जो प्राइम फैक्टर होंगे वो हमारे हो जाएंगे 2 इंटू 13, ठीक है। और 91 के अगर हम लोग देखें, 91 के अगर हम लोग देखें तो ये चला जाएगा अपना, किस पे जाएगा, ये चला जाएगा 13 पे, 13 पे 7 पे, 7 1 पे, ठीक है। तो 13 इंटू में 7। अब इनका हमें निकालना है एस सी एफ, ठीक है, इनका हमें निकालना है क्या, एस सी एफ। अब एस सी एफ निकालते हैं। एस सी एफ क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा ना साइड में कर देते हैं कि रफ काम ही है हमारा, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने हमें एस सी एफ निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग एस सी एफ निकाल लेते हैं। शायद हमने इनका एस सी एफ पहले भी निकाल रखा, तो इनका एस सी एफ शायद से 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है, 1 है। 13 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर 7 की 0 है, और 2 की भी 0 है ना। हाँ, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 13 आ जाएगा। मतलब एस सी एफ जो है, जो हमारा एस सी एफ है वो हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि 26m को 26m माइनस 91 को हम लोगों को 13 के इक्वल करना है, क्योंकि उन्होंने बोला एस सी एफ जो है वो इसके इक्वल है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इसका मतलब यही है, ठीक है। तो 26m इसको इज इक्वल्स टू 13 प्लस 91, 13 प्लस 91, तो ये हो जाएगा हमारा 410 ये, ठीक है, ये हो जाएगा। और थोड़ा सा सॉल्व करें इसको, तो ये हमारा m इज़ इक्वल्स टू 104 अपॉन में 26, ठीक है। ये 13 पे चला जाएगा, ये 52 पे चला जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर है वो 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 13 4 ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इसका आंसर ये हो जाएगा, तो इसका m की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, ठीक। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर आने वाले। वर्ड प्रॉब्लम्स को बताने से पहले या फिर करने से पहले मैं तुम्हें कुछ ट्रिक बताना चाहता हूँ, जो कि आसान, मतलब वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करेंगी, आसानी कर देगी, ठीक है। मतलब तुम्हें उससे, उस ट्रिक से पता चल जाएगा कि कब एलसीएम लेना है, कब एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो देखते ट्रिक क्या है। ट्रिक है हमारी, रुक जाओ, हाँ, ट्रिक क्या है हमारी, देखो। अगर अगर गिवन से बड़ा आंसर चाहिए, बड़ा आंसर चाहिए तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे एलसीएम, ठीक है। और यहीं पे अगर गिवन से छोटा आंसर चाहिए तो हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे एचसीएफ, ठीक है। ये एक ट्रिक है, तुम इसको लगा सकते हो, इससे मतलब गलती तो कुछ नहीं होने वाली, बस तुम इसको लगा सकते हो, तुम्हें इससे पता चल जाएगा कि कब एलसीएफ लेना है, कब एचसीएफ लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, on a morning walk, three persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively। मतलब जब वो जो बंदे हैं वो जो चल रहे थे मॉर्निंग वॉक पे, 3 लोग थे ना ये, तो जब ये चल रहे थे तो जो उनके स्टेप्स के, जो उनका चलने का जो डिस्टेंस था वो हमें गिवन है, ठीक है। एक का था 40 सेंटीमीटर, एक का था 42 सेंटीमीटर, है ना, एक का था 45 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, है ना, ईच शुड वॉक सो दैट द ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या इन वैल्यू से कभी छोटा आंसर आएगा? छोटा आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ। मतलब ये जब ये लोग चल रहे होंगे तो ये तो थोड़ा बहुत चलेंगे, उसी में वैल्यू जो है इक्वल आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ये तो है नहीं कि नेगेटिव की तरफ चलेंगे ना, 30 सेंटीमीटर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत चलेंगे तो आगे बढ़ेगा, 41 होगा, 42 होगा, 43 होगा, 45 होगा ना। तो एक टाइम आएगा जब इनका जो डिस्टेंस है चलने का वो इक्वल हो जाएगा,
है ना। मतलब जो ये जो उनके चलने का ये जो है, ये जो उनके चलने का जो ये डिस्टेंस है, इसकी बात हो रही है ना। तो कभी ना कभी तो इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये हमें गिवन वैल्यू से बड़ा ही आंसर चाहिए, छोटा तो नहीं चाहिए, है ना। छोटा तो अगर हमें छोटा चाहिए होता तो हम लोग SCF लेते, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए बड़ा आंसर गिवन वैल्यू से, तो हम लोग यहाँ पे LCM लेंगे, ठीक है। तो अब लेते हैं इनका LCM लेते, ओ सॉरी मतलब हाँ LCM ही लेते हैं, पर प्राइम फैक्टराइजेशन करते पहले इनकी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 2 5 5 जाएगा 1 पे, ठीक है। 42 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 3 7 ऐसे हो जाएगा। 45 हमारा 5 पे चला जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ 1 पे चला जाएगा, ठीक है। अब इनको तुम लिख लो, इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, इनको हटा देता हूँ, मैंने तुम्हें दिखा दिया ही कैसे कैसे होगा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाने के लिए लिखा था। 40 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर इंटू में, स्क्वायर नहीं सॉरी 2 क्यूब इंटू में ये 5, ठीक है। और 42 का हो जाएगा हमारा, 42 का क्या था, 42 का था हमारा 2, एक मिनट, ठीक है। और 45 का था हमारा क्या था, 5 इंटू में 3 टू द पावर 2, ठीक है, ये था। अब अगर हम अब इनका LCM ले, अगर हम इनका LCM ले 40 का, 42 का एंड 45 का, अगर हम इनका LCM ले तो सबसे बड़ी वैल्यू हो, सबसे बड़ी पावर क्या है 2 की, वो है 2 टू दी पावर 3, है ना। 5 की सबसे ज़्यादा बड़ी पावर क्या है, 5 टू दी पावर 1। 7 की सबसे ज़्यादा क्या है, 1, है ना। यहाँ पे देखो ये इसकी 1 है, इसकी 1 है ना। ये मतलब इन सबसे ज़्यादा बड़ी पावर 1 है ना। और 3 की सबसे ज़्यादा बड़ी पावर क्या है, ये है 3 टू दी पावर 2। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर हमारा 2520 आ जाएगा, हाँ। इसका ये पहला आंसर, पहली वर्ड प्रॉब्लम का हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। मतलब ये कहना चाह रहे हैं एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। अब इसमें यहाँ से सोनिया स्टार्ट कर रही है, तो ये पूरी फील्ड का चक्कर लेने के लिए ये हमारे ले रहे हैं 12 मिनट, ठीक है। और उसी फील्ड में जो रवि है वो हमारे ले रहे हैं 18 मिनट, ठीक है। 18 मिनट्स ले रहे हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया। सोनिया जो है वो ले रही है 18 मिनट्स, और जो रवि है वो हमारे ले रहे हैं 12 मिनट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट, लैंग्वेज का थोड़ा इशू हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट करा, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट था इस फील्ड का, रुक जाओ, इस फील्ड का स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करा, इन दोनों ने एक साथ स्टार्ट करा। अब वो कह रहे हैं कि अगर सोनिया 12 मिनट ले रही है तो इन्होंने, सोनिया ने 12 मिनट ले लिए, ठीक है। अब रवि ने स्टार्ट करा, रवि ने 18 मिनट ले लिए। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों एक ही उसी पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, मतलब कितने टाइम बाद मिलेंगे। अब तुम मुझे बताओ ये दोनों, अब यार देखो ये 18 मिनट्स ले रही है, ये 12 मिनट्स ले रही है, तो इनसे तो ज़्यादा ही टाइम लगाएंगे, है ना। इनसे तो ज़्यादा ही टाइम लगाएंगे एक उसी पॉइंट पे मिलने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे दोबारा से LCM लेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो इनका LCM लोग ले लेते हैं। 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा हमारा 2 इंटू 3 टू द पावर 2, है ना। 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा हमारा 2 स्क्वायर इंटू में 3, है ना। ये हो जाएगा। अब उन्होंने हमें LCM लेने के लिए बोला है, LCM ऑफ 18 एंड 12। तो हमारा LCM हो जाएगा 2 की पावर, सबसे बड़ी पावर 2 की 2 है, तो 3 की ये है,
तो इसका आंसर 36 मिनट आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द सेम पॉइंट और द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा अ फ्रूट वेंडर हैज़ 990 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंजेस, ही पैक्स देम इनटू बास्केट। मतलब देखो 990 एप्पल्स हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। 990 हमारे क्या है, एप्पल्स हैं। अब उनको उसने एक बास्केट में रख दिया, ठीक है, रख दिया उसने, उनको एक बास्केट में रख दिया। अब 945 उसके पास क्या है, ऑरेंजेस है, ठीक है, ऑरेंजेस को भी उसने बास्केट में रख दिया। अब वो कहना चाह रहे हैं ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द टू फ्रूट्स। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब एक बास्केट में एक ही टाइप का फ्रूट है, अलग अलग नहीं है, मिक्स नहीं है, ठीक है। इसमें एप्पल है, इसमें वो है हमारा मतलब एक मिनट, इसमें हमारा एप्पल है और इसमें हमारा ऑरेंजेस है, ठीक है, एप्पल ऑरेंजेस, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं इक्वल नंबर, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। मतलब अब देखो, अब तुम मुझे बताओ 990 एप्पल्स को अगर हम, मतलब नंबर देखो यार, 900 है, 990 एप्पल्स है, बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। अब क्या ये तो है नहीं कि हम लोग 990 एप्पल्स को 990 बास्केट में रखेंगे, मतलब एक बास्केट में एक एक एप्पल रखेंगे, है ना। तो ये तो नहीं होने वाला। इसका मतलब बास्केट तो कम लगेगी ना। मान लो एक बास्केट में हमारे 60 एप्पल्स आ रहे हैं, 600 एप्पल्स आ रहे हैं, ठीक है, 600 एप्पल्स आ रहे हैं, और बाकी तो फिर 300 तो रह गए, तो फिर दूसरी वाली बास्केट में आ जाएंगे। मतलब समझो ना यार, अगर मान लो एक ही साइज़ की, एक ही एरिया के हमारे पास 2 बास्केट हैं, ठीक है, और हमें एप्पल्स रखने हैं, और मान लो हमारे पास 900 एप्पल्स हैं। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, इसको हटाओ, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखो मान लो कि हमारे पास 2 बास्केट हैं, ठीक है, और हमारे पास 900 एप्पल है, 900 एप्पल्स है, ठीक है। अब ये दोनों जो बास्केट है वो एरिया में, लेंथ में, साइज़ में, दोनों में सेम है। मतलब इनमें जो एप्पल्स हैं वो इक्वल नंबर में आएंगे, ठीक है। मतलब अगर हम लोग समझ रहे हो ना, मतलब इस साइज़ में इक्वल है वो। अब देखो, मान लो इस जो बास्केट, ये वाली जो बास्केट है, पहले नंबर वाली जो बास्केट है, मान लो अगर हमने इसमें 600 एप्पल रख दिए तो कितने रह गए, 300 एप्पल रह गए। तो 300 एप्पल तो रह गए, तो अब 900 एप्पल्स के लिए हमें सिर्फ 2 बास्केट लगी। ये तो है नहीं कि हमें बहुत सारी बास्केट लगी। इसका मतलब ये है हमें गिवन से छोटा आंसर चाहिए, समझ रहे हो। तो गिवन से हमें छोटा आंसर चाहिए, तो इसका मतलब ये है हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, SCF लेंगे, समझे बात को। तो ये है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, SCF लेंगे, SCF, ठीक है। तो चलो फिर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब देखो 990 एप्पल्स हैं, तो इनका कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करते हैं, 495, 599, 99 पे चला गया, ठीक है। यार देखो खुद ही ट्राई करना इसको, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन और LCM SCF जो लेना है तुम खुद ट्राई करना, फिर इसको देखना, ठीक है। 1 11 पे गया, 11 गया 1 पे, ठीक है। तो जो 990 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, रुक जाओ एक मिनट, 990 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है हमारे 990 के जो प्राइम फैक्टर है वो है हमारे, रुक जाओ एक मिनट, हाँ, 990 की जो प्राइम फैक्टर है वो है हमारे 2 × 5 × 3 टू द पावर 2 × में 11, ठीक है। ये हमारे 990 के प्राइम फैक्टर है। और हमें 9 कितना, दूसरा नंबर क्या था, 945 के भी निकालना, तो वो भी यहाँ लिख के रख देते हैं। अब इसके निकालते हैं, देखो इसका क्या 945 है ना, तो उसके भी निकाल लेते हैं। तो ये 5 पे चला जाएगा, 5 पे ये चला जाएगा 189 पे, ठीक है, 189 पे चला गया। 189 पे जाने के बाद अगर हम लोग और देखें इसको, तो ये चला जाएगा हमारा 3 पे, 3 पे किस पे जाएगा, 6 पे और 3 पे, फिर से 3 पे चला जाएगा 2 पे और 1 पे, फिर से 3 पे चला जाएगा और ये चला जाएगा 7 पे, 7 चला जाएगा 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 3 इंटू में 7, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हटा दो,
इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। अब ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनसे हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकाल लेंगे 945, इनके हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। अब देखो एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में हम लोग देखते हैं सबसे छोटी पावर। 3 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है, 3 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर है। अब यार देखो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, मैं कौन से सीक्वेंस में देखना, किसी में भी कर दो मल्टीप्लाई से तो एक ही आंसर आता है ना। तो 2 को सबसे पहले देख लो, 2 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है, 2 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर है 0, है ना। 5 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या है, 5 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर है 1, है ना। देखो ना यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 को, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 ही होता है ना, ये होता है। तो ठीक है, अब 5 टू द पावर 1 सबसे ज़्यादा छोटी पावर है 5 की, 3 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर है 2, 11 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर है 0, 7 की सबसे ज़्यादा छोटी पावर है 0, ठीक है। अब अगर हम लोग उसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 45, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 45। तो इसने बोला हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कि फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। मतलब हमें नंबर ऑफ फ्रूट्स जानने थे। तो ठीक है, मतलब एक बास्केट में कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स आएंगे, तो 45 है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉन्क्लूडिंग लाइन लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वो कॉन्क्लूडिंग लाइन लिख देते हैं, देयरफॉर, एक मिनट, देयरफॉर द number of fruits to be put in each basket in order to have minimum number of baskets is equals to, या फिर इज 45, ठीक है। ये हमारी कंक्लूडिंग लाइन हो जाएगी। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 अलार्म क्लॉक्स हैं, ठीक है। मतलब एक अलार्म क्लॉक जो है वो 20 मिनट पे बजती है, दूसरी जो है वो 25 पे बजती है, और जो तीसरी है वो हमारी 30 मिनट के इंटरवल पे बजती है। तो अलग अलग बजने का इनका वो टू 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 ऐसी जो आवाज़ होती है ना, वो इतने टाइम के बाद बजती है। इफ़ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, मतलब 12 बजे अगर बजी एक साथ, अगर वो एक साथ 12 बजे बजी, तो एट वट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वही है, बड़ा आंसर चाहिए छोटा आंसर चाहिए गिवन से, तो इसमें हमें बड़ा आंसर चाहिए। क्यों? क्योंकि 12 बजे है ना, 12 से तो ज़्यादा ही होगा, बहुत बार बजेंगी तब जाके कहीं वो एक साथ बजेंगी, है ना। मतलब 12 बजे से लेके कहीं वो टाइम होगा, मतलब 12 बजे से लेके आगे का जो भी टाइम है जिस पे वो बजेंगे उसको एक्स मान लेते हैं, है ना। तो 12 बजे से लेके, एक मिनट रुको, 12 बजे से लेके किसी ऐसा तो कोई टाइम होगा ना, तो जिस पे बजेंगी वो एक साथ, तो ऐसे तो बहुत बार बजेंगी वो अलग अलग टाइम पे। तो वो है, मतलब हमें गिवन से बड़ा आंसर चाहिए। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, रुक जाओ, एलसीएम ऑफ 20, 25, 30, है ना। तो इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो 300 आ जाएगा, ठीक है। 300 मिनट आ जाएगा। तो क्योंकि मिनट में तुमने इनका आंसर मिनट में निकाला, तुम करके देखना, इनका आंसर 300 मिनट आ जाएगा। और 300 मिनट को अगर हम लोग आर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई कर देना, ये देखो ना, अगर हमें आर से मिनट में जाना होता है
तो 60 से मल्टीप्लाई, और अगर इससे जाना होता है तो डिवाइड, तो 60 से डिवाइड कर दो, 5 आ जाएगा ना। तो ये है, समझे बात को। हाँ, तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक टीचर की वर्कशॉप में नंबर ऑफ फ्रेंच टीचर कितने हैं हमारे, 48, नंबर ऑफ हिंदी के टीचर कितने हैं हमारे 80, नंबर ऑफ इंग्लिश के टीचर कितने हैं हमारे 144, ठीक है। तो अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब उन्होंने बोला टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कितने हैं इन सारे टीचर्स को बिठाने के लिए। इफ़ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। मतलब उसी क्वेश्चन की तरह हो गया जो हमने ऊपर एप्पल और ऑरेंज वाला करा था ना। हम लोग एप्पल को बास्केट में डाल रहे थे, ऑरेंज को बास्केट में डाल रहे थे, तो हम लोग SCF निकाल रहे थे। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग SCF ही निकालेंगे। अब देखो क्या करना है, इन्होंने पूछा है कि इंडिविजुअल जो ये फ्रेंच सब्जेक्ट है इनके टीचर को कितने रूम्स लगेंगे बैठने के लिए, क्योंकि एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए, ठीक है। कर देंगे, SCF निकलेगा, मैंने बता दिया, क्योंकि गिवन से हमें छोटा आंसर चाहिए, रूम्स हमें कम ही चाहिए, ज़्यादा तो चाहिए नहीं, है ना। तो गिवन से हमें छोटा ही आंसर चाहिए। तो ठीक है, इनका 48 का जो वो होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, वो हो जाएगा हमारा 2 to the power 4 इंटू में 3, ठीक है। और हमारा 80 का जो होगा वो हो जाएगा हमारा 80 का हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू में 5, ठीक है। 144 जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 2 to the power 4 इंटू में 3 to the power 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 48, 80 और 144 का, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, इनका SCF निकालना है, निकाल लो SCF जो है हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। SCF क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा इनका SCF, अगर तुम इनको निकालोगे, ठीक है, ट्राई करना, ठीक है। अब उसके बाद देखो उन्होंने क्या बोल रखा है, अब 16 आ गया, अब 16 इनका SCF आ गया। अब देखो उनको क्या करना है, अब ये जो 16 है ना, ये इनको इससे डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें इंडिविजुअल भी निकालना है कि एक सब्जेक्ट के टीचर को, मतलब एक सब्जेक्ट के जो टीचर है उनको कितने रूम लगे बैठने के लिए, ठीक है। तो डिवाइड करके देख लो कितने रूम लगे, तो उनसे नंबर ऑफ रूम निकल जाएंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए कि उनको कितने रूम्स लगे बैठने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंच टीचर जो थे वो थे हमारे 48, ठीक है। रूम्स रिक्वायर्ड जो हैं वो हो जाएंगे हमारे 48/16, ठीक है। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये 8 पे जाएगा, ये 2 4 पे जाएगा, ये हमारा जाएगा 4 पे जाएगा इस पे, तो ये 3 रूम्स आ जाएगा, ठीक है। 4 हमारा 3 पे चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3 रूम्स। इसको हम लोग हटा देते हैं, मैं तुम्हारे समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। 3 कितना आ जाएगा, 3 रूम्स, ठीक है। अब हमारे जो हिंदी के टीचर हैं वो है हमारे कितने 80, ठीक है। तो रूम्स रिक्वायर्ड कितने होंगे 80/16, कर लो डिवाइड। इसको डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 422, तो ये 5 रूम्स आ जाएगा, है ना। रुक जाओ 1 मिनट, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5 रूम्स, ठीक है। अब हमारे क्या 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 कहते हैं, इंग्लिश के टीचर, इंग्लिश के टीचर कितने थे हमारे 144, और ना इतने थे ना इंग्लिश के टीचर, हाँ। अब रूम्स रिक्वायर्ड, तो 144/16, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे 9 रूम्स, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब इनको कर दो ना प्लस टोटल रूम्स कितने हो जाएंगे हमारे 3 + 5 + 9, क्योंकि ये है ना ऐसे है 3
5 और यहाँ पे 9 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 17, है ना, 17 रूम्स, ये इसका आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्रूविंग इर्रेशनल एज इर्रेशनल, तो वो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्रूविंग इर्रेशनल एज इर्रेशनल। मतलब इसको, इस वाले टॉपिक में हम लोग करते क्या है, अपनी ही कही गई बात को हम लोग गलत प्रूफ करते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हें बोल देगा कि तुम्हें √2 दे रखा होता है, मतलब ये वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, ये एक नंबर दे रखा होता है, तुम्हें पता है √2 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है रूट के अंदर, है ना, तो वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर माना जाएगा। तो अब ये कहना चाहते हैं कि तुम इस इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करके दिखाओगे कि कैसे है। अब देखो, जिस मेथड से हम लोग इसको करते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मतलब कि हम लोग अपनी ही कही गई बात को गलत प्रूफ करते हैं। समझे बात को, तो ये है। तो अब देखते हैं इसको करते कैसे हैं। देखो, इसको हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। लेट अस अज्यूम टू द contrary that √2 is a rational number, ठीक है, मतलब हमने कर लिया कि √2 को हमने रैशनल मान लिया। अब अगर वो इर्रेशनल नहीं है तो रैशनल होगा। ठीक है, तो हमने इसको प्रूफ, मतलब हमने इसको ये कर लिया, हमने इसको क्या मान लिया, इर्रेशनल मान लिया। तो हम लोग उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते, तो हम लोग कुछ भी लिख देते ना यार, है ना, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं ना, वेयर, अब इसमें कंडीशन लिख दो, वेयर a and b are co-prime and b is not equals to 0 and a/b is रैशनल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे साइड में कंडीशन लिख दी। अब देखो अगला क्या कहना चाह रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो आगे क्या लिखेंगे हम लोग। अब देखो हमारी स्टेटमेंट क्या है, हमारी है ये a/b, है ना। अब तुम क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और इनके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको, इस इक्वेशन, अब अगर हम लोग थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा ये आ जाएगा, एक मिनट रुको, b²/a²/2। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, b² = a²/2। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यार, ये ऐसे भी हो सकता है ना, कैसे लिख दो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तुम इसको इक्वेशन 1 मान के तुम यहाँ पे ये लिख सकते हो, देयरफॉर 2 divides a² and 2 also divides a², सॉरी a। ठीक है, ऐसे तुम इसको लिख सकते हो। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, अब आगे लिखना है, now let a is equals to 2c, where c is an integer। ये देखो, where c is an integer। ठीक है, अब इसमें भी वही करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो a² = 4c²। ठीक है, अब फ्रॉम 1, अब ऊपर चलते थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, फ्रॉम 1 a² को देखो, यहाँ पे a² है ना, यहाँ पे देखो a² आ रहा है, तो यहाँ पे a² की वैल्यू, यहाँ पे देखो a² यहाँ पे आ रहा है, a² की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, तो a² की वैल्यू हमारी 2b² हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं a² की जगह 2b² =
4c², इसको डिवाइड में ले जाओ तो b² इज इक्वल्स टू 2c² आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे यार देखो मैं बता देता हूँ, ये देखो b² इज इक्वल्स टू 4c² अपॉन में 2, तो ये 2 पे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, 2 पे चला जाएगा तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं b² अपॉन में 2c²। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम लोग फिर इसके साथ ही लिख सकते हैं कि जैसे हमने लिखा था ना, तो हम लोग अब इसके साथ ही लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b², 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग इंग्लिश लिखेंगे, क्या, फ्रॉम above we can say that 2 is a common factor of a and b। ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ a and b। ठीक है, और क्या लिखना है यहाँ पे, बट this contradicts the fact that A and B are co-prime। क्या होता था, जिनका HCF 1 होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका 1 होता था वो हमारे कॉमन क्या कहते हैं, को-प्राइम होते हैं। पर इनका जो कॉमन फैक्टर है वो तो हमारा 2 आ रहा है, तो मतलब ये को-प्राइम, फिर तो ये बात ही गलत हो रही है ना यार, समझ रहे हो। तो को-प्राइम, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to a wrong assumption। ठीक है, that √2 is a, एक मिनट, √2 is a रैशनल नंबर। मतलब यहाँ पे हमारी बात जो है वो गलत प्रूव होती हुई, ये कहना चाह रही कि जो हमने बात बोली थी वो गलत थी कि √2 हमारा रैशनल है, तो अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा, हमारा इर्रेशनल हो जाएगा। देयरफॉर √2, एक मिनट जाओ, देयरफॉर √2 is a irrational नंबर। ठीक है, तो इस ये जो पूरा है ये, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, मतलब टीचर जो है वो अलग अलग तरीके से बताते हैं। ये वाला जो तरीका है मेरी टीचर ने बताया था, तो मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे होता है ये वाला हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। और भी क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर, आगे स्लाइड है, रुक जाओ मैं इसी पे बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, आगे भी मतलब और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि देखो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, रुक जाओ। अब ना देखो, ये 2 वैरायटी के क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, इनको करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में, तुम्हें बताया था मैंने शुरू में कि रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, किसी भी रैशनल नंबर में प्लस माइनस करें इर्रेशनल नंबर, है ना, इर्रेशनल नंबर प्लस माइनस करें तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आ जाएगा इर्रेशनल नंबर। और अगर किसी भी इर्रेशनल नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई करें इर्रेशनल नंबर तो आ जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर आंसर। ठीक है, और अगर हम इर्रेशनल नंबर को डिवाइड करें रैशनल नंबर से तो आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है,
और अगर 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 यहीं पे अगर हम लोग ये करें कि इर्रेशनल नंबर को प्लस माइनस करें इर्रेशनल नंबर से, तो तुम मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। मुझे तुम कमेंट में आंसर बताओ कि क्या आएगा। अगर तुमने इर्रेशनल नंबर बोला तो तुम गलत लिख रहे हो, क्योंकि ये हम लोग नहीं बता सकते। ये इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। देखो, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये असर्शन रीजनिंग में 1 मार्क्स के MCQ में कुछ किसी में भी आ सकता है। ठीक है, तो किसी में भी आ सकता है ये, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, तो इर्रेशनल नंबर में अगर हम लोग प्लस या माइनस कुछ भी करेंगे तो हमें नहीं पता कि क्या आएगा। वो रैशनल भी आ सकता है और हमारा इर्रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, ये है। और क्या कहते हैं, और क्या रूल है हमारे, इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इर्रेशनल नंबर को ये करेंगे तो इसका भी हमारा कोई आंसर नहीं, कि इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इर्रेशनल, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है इनका आंसर। तो अब देखो, इसको कर देते थोड़ा सा छोटा। एक मिनट, यहाँ इसको साइड में कर देते। अब देखो, अब अगर ये वाला क्वेश्चन आया, ये वाला, तो तुम्हें क्या करना है कि √2 को प्रूफ करना है इर्रेशनल, जैसे हमने ये ऊपर वाले तरीके में करा था ना। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे हमने ये वाले इस वाले में करा था, पूरा √2 को ऐसे पूरा का पूरा। अब ज़रूरी नहीं कि √2 ही आएगा, √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो तुम्हें इसको क्या करना है, तुम्हें इसको करना है, क्या करना है तुम्हें, उसको पहले √2 को प्रूफ करना है इर्रेशनल। और अगर ये ऐसे भी आ सकता है और ये ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये गिवन है तो तुम्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, अब देखो, तुम्हें क्या करना है, अगर ये गिवन है तो तुम्हें √2 का प्रूफ इरेशनल नहीं करना, तुम्हें सीधा लिख देना है। और अगर ये गिवन नहीं है तो फिर तुम्हें √2 को भी इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, √2 को इरेशनल प्रूफ करने के पूरा √2 को इरेशनल प्रूफ करने के बाद फिर तुम इसको ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ फिर ऐसे प्रूफ कर दो। देखो कैसे, देखो ये, देखो कैसे करना है, देखो मैं बता रहा हूँ। हाँ, देखो कैसे होगा ये। लेट 3 + 5√2 इज इक्वल्स टू रैशनल, मतलब उसको रैशनल मान लो, वेयर A/B इज रैशनल एंड, एक मिनट, एंड B इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो सब लिखना चाहो तो लिख देना, कोप्राइम वगैरह। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख देना। और इसको अगर हम लोग और ज़्यादा फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने के बाद अगर हम लोग उसका LCM ले यहाँ पे, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। आ जाओ, हम यहाँ करते हैं। अब 5√2 इज इक्वल्स टू A/, में ऐसा था ना, क्या ऐसा था, हाँ ऐसे था। ठीक है, अब इसको 5 को इसके अपॉन में ले जाओ तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर तुम इसको इक्वेशन 1 मान लो, अगर तुम इसको 1 मान लो तो तुम यहाँ पे लिखोगे इफ़ A/B इज़ रैशनल देन A- अपॉन में 5B इज़ ऑल्सो रैशनल। ठीक है, ऐसे लिखोगे। बट therefore √2 is also rational from 1। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, बट वही वाली लाइन, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स
but this contradicts the fact that root 2 is irrational। ठीक है, irrational हमने मान लिया। this contradiction has arisen due to our wrong assumption that root 2 is that not root 2 that 3 plus 5 root 2 is rational, but therefore हमने क्या लिखा, हमने वही वाली लाइन लिख दी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ये लिखा हो ना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अ रॉन्ग असम्पशन दैट 3 plus 5 root 2 इज रैशनल। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अ रॉन्ग असम्पशन दैट 3 plus 5 root 2 इज रैशनल। मतलब हम लोग गलत, माफ़ी मांग रहे हैं कि 3 plus 5 root 2 जब रैशनल हमने माना, उसके लिए हम लोग सॉरी हैं। ठीक है, हम लोग इसको कह सकते हैं कि therefore 3 plus 5 root 2 is irrational number। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं, कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होते हैं। तुम इस वाले क्वेश्चन को, जो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कहाँ गया, अगर तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन आया तो तुम्हें रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने की ज़रूरत है, और अगर तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन है तो तुम्हें रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जैसे मैंने तुम्हें ये बताया, तुम्हें वैसे ही इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने रियल नंबर्स विद क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तुम इन क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार कर लेना, उनकी रिवीजन कर लेना, और इसी के साथ हम लोग चलते हैं। हैव अ नाइस डे।